जी हाँ, ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग बहुत भयानक मोड़ पर पहुंच चुकी है और रूस और चीन एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, ब्रिटेन और अमेरिका के विदेश मंत्री का यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचना, यह क्या संदेश है, यह क्या मैसेज है? ब्रिटेन का ऐलान यूक्रेन युद्ध में कैसे ला सकता है तूफान? आज इसी पर करेंगे बात। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। पहली बड़ी खबर से कर रहे हैं शुरुआत। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी ने एक साथ किया है कीव का दौरा। कीव में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान, युद्ध बढ़ाने के लिए पुतिन है जिम्मेदार, यह कहा है ब्लिंकन ने। रूस यूक्रेन पर आक्रामक हमले कर रहा है। दोनों विदेश मंत्रियों के कीव दौरे से हलचल और ज्यादा तेज हो गई। और अब यूक्रेन को लेकर ब्रिटेन के बहुत बड़े फैसले को लेकर खबर है, क्योंकि यूक्रेन को लंबी दूरी के हमलों की अनुमति की बात कही जा रही है। ब्रिटेन के अधिकारियों के हवाले से यह खबर आ रही है और यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल की इजाजत मिली। आपको बता दें, रूस के खिलाफ स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी इस वक्त इजाजत मिलने का मतलब क्या है, क्योंकि फिलहाल आपको बता दें कि यहां गार्जियन के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन को लंबी दूरी के हमलों की अनुमति मिल गई है और ब्रिटेन के अधिकारियों के हवाले से यह खबर सामने आई है। और अहम खबर है, यूक्रेन को 100 मिसाइलें देने जा रहा है ब्रिटेन। ब्रिटेन के विदेश मंत्री लैमी ने कर दिया इसका ऐलान। इसी साल 100 एयर डिफेंस मिसाइल ब्रिटेन से मिलेंगी यूक्रेन को। कीव में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा लैमी की तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई। तो यूक्रेन को ब्रह्मास्त्र की दरअसल मिल गई है इजाजत। इसके मायने क्या है समझिए। जेलेंस्की को लॉन्ग रेंज मिसाइल दी गई है अटैक की इजाजत के साथ। ब्रिटेन के अधिकारियों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही। रूस पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से अब यूक्रेन के हमले मुमकिन हैं। यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल दे रहा है ब्रिटेन। अब रूस पर स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल होगा, इसके पूरे आसार हैं। जेलेंस्की की लंबे समय से हमले की अनुमति की मांग के बारे में आप सुन रहे होंगे, अब उनकी मांग मान ली गई है। हालांकि सवाल इसमें अभी भी यही बना हुआ है समीर कि आखिर अमेरिका का रुख है क्या, क्योंकि अमेरिका के सामने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड इतने समय से रखी जा रही है और अमेरिका का ही रुख अभी तक साफ नहीं रहा है, क्योंकि लॉन्ग रेंज अटैक पर अमेरिकी नीति अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाई है। वजह है उसकी रिस्ट्रिक्शंस। बाइडेन प्रशासन से अभी तक इजाजत भी नहीं मिली है और कीव में भी ब्लिंकन ने खुलकर नहीं बोला है। हालांकि सवाल पूछने पर भी टिप्पणी नहीं की गई है। सवाल यहां पर उनसे किया जा रहा था कि आखिर किस तरीके से ईरान की तरफ से मदद रशिया को मिल रही है। ऐसे में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड और उसकी अनुमति को लेकर अमेरिका आखिर क्यों अभी तक रिस्ट्रिक्शंस को लेकर फैसला सामने नहीं रख रहा है, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। समीर जी हाँ, और इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ग्रुप कैप्टन जीके पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। निनाद सेठ भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। कुल मिलाकर ये जो डेवलपमेंट है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चतुर्वेदी जी, किस तरह से आप इसे देखते हैं? हालांकि एक बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है, ब्रिटेन लॉन्ग रेंज के हथियार न सिर्फ दे रहा है बल्कि इनके इस्तेमाल की इजाजत भी दे रहा है। अमेरिका का रुख अभी तक अस्पष्ट नजर आ रहा है। क्या इसकी वजह अमेरिका में होने वाले चुनाव हैं क्या? समीर, आपने बिल्कुल सही कहा। चुनाव भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस पूरे निर्णय की प्रक्रिया में जी। और जो कल ब्लिंकन और डेविड लैमी के बीच में दोनों का एक साथ यूक्रेन जाना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये तभी होगा या तो यूक्रेन में यूक्रेन की फौजें तकरीबन परास्त की तरफ जा रही हैं, वो कारण हो सकता है उनका हौसला अफजाई के लिए और मदद देने, दोनों ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी और मिलिट्री उसमें भी। ये अगर स्टॉर्म शैडो जो मिसाइल्स दे रहे हैं उनकी रेंज तकरीबन 250 से 260 किलोमीटर है। अभी तक इन्होंने विद इन यूक्रेन इस पे फायर किया है, इनका फायर हो चुका है पहले भी। लेकिन अगर रशिया के ऊपर इंटरनली कहीं जाके रशिया के उसमें किया तो ज़रूर एस्केलेशन होगा
और युद्ध एक अलग मोड़ पर जाएगा। रशिया भी चुपचाप नहीं बैठेगा और रिटेलिएट करेगा और उससे ज़्यादा उसमें रिटेलिएट करेगा, जिससे कि इनका काफ़ी हानि होगा। एक्चुअल में जो मैं समझता हूँ जो नुकसान होगा वो मिलिट्री के अलावा जो वहाँ पे रहने वाले हैं मानवीय नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, और जिसका मैं समझता हूँ कि इस वक्त चतुर्वेदी सर, इसकी एक पहलू पर अभी हमने चर्चा की है। क्या आगे वजह यह भी हो सकती है कि अमेरिका को लगता है कि अगर नीदरलैंड इस तरीके का बयान देता है कि खुली छूट मिलनी चाहिए लॉन्ग रेंज मिसाइल के इस्तेमाल पर, ब्रिटेन इस तरीके से इसके समर्थन में है, तो कहीं नेटो देश भी सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल ना हो जाए? क्योंकि रशिया अगर रिएक्ट करेगा तो नेटो भी उसके निशाने पर रहेगा। इस बारे में चर्चा से पहले खेरसो में रूसी सेना पर यूक्रेन के अटैक को लेकर एक खबर जानिए, जहां रशियन बोट पर यूक्रेन का हमला हुआ है और रशियन बोट किस तरीके से पूरी तरह तबाह हो गई उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। फिलहाल इस वॉर फ्रंट पर हकीकत यह है कि अलग अलग जगहों पर अटैक को लेकर खबरें आ रही हैं और यह तस्वीर आपके सामने है रशियन बोट पर हुए उस अटैक की, जहां आपको बता दें रशियन बोट पर यूक्रेन की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया। और वहीं खार्किव से अहम खबर है, यहां पर आर पार की जंग चल रही है। रशियन आर्मी का यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है, पीछा कर यूक्रेनी आर्मी पर यहां किया गया हमला। देखिए हमले से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से यूक्रेनी आर्मी पर हमला बोला गया है, पहले उनका पीछा किया गया और फिर बड़े हमले को दिया गया अंजाम। ये यूक्रेन के खार्किव शहर की तस्वीरें हैं, जहां पर रूसी सेना ने बाकायदा पीछा करके यूक्रेनी फौज को बनाया निशाना। हालांकि इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका भी दे सकता है लंबी दूरी के हथियार चलाने की इजाजत। अब यूक्रेन को मिल सकती है अमेरिकी अनुमति। पॉलिटिको के हवाले से आ रही इस खबर के बारे में चर्चा करने से पहले जानिए किस तरीके से प्रतिबंध कम करने पर निर्णय जल्द लेने की बात यहां पर कही जा रही है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की डिमांड को पूरा करने के लिए लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस, और इस वक्त उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस को अगर रिफ्रेम किया जाता है तो क्या यह मान लिया जाए कि यूक्रेन को अब अमेरिकी अनुमति मिल रही है, अमेरिका दे सकता है लंबी दूरी के हथियार चलाने की इजाजत। यही समीर इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर है। और देखिए अब आपको स्टॉर्म शैडो मिसाइल की खासियत भी बता देते हैं, इसका जिक्र बार बार हो रहा है। इसका मादा क्या है ये आप जानिए। लंबी रेंज की ये मिसाइल है, 250 किलोमीटर तक हमला इसके जरिए मुमकिन है और किसी भी मौसम में हमला करने में यह सक्षम मानी जाती है। दिन और रात हमला करने में ये सक्षम है, चाहे दिन हो या रात हमला करने का ये मादा रखती है। हालांकि यहां आपको बता दें एयरबेस और रडार को खत्म करने की इसकी ताकत है और जिस तरीके से ये पावरफुल है, आप जानिए फायर और फॉगेट टेक्निक का इस्तेमाल, नेविगेशन सिस्टम इसका काफी बेहतरीन बताया जा रहा है, बारीकी से अपने निशाने पर नजर बनाए रखती है और निशाने वाले रूट पर भी मिसाइल को कंट्रोल कर सकती है। हालांकि सुमित, एक क्विक अपडेट इसी दौरे के तहत जानना चाहूंगी। अमेरिका मैन बिहाइंड मशीन की चर्चा हम कुछ हफ्ते पहले कर ही रहे थे उस घटना के बाद। अब क्या अमेरिका को अभी भी डाउट है कि यूक्रेन इस्तेमाल करेगा तो कैसे करेगा? ये सवाल उस मेंटेनेंस को लेकर भी करना चाहूंगी क्योंकि ट्रेनिंग का दौर भी पिछले कई सालों से जारी है। बिल्कुल, आज जब हम ये लगातार बात कर रहे हैं और लगातार आप देखें कि दोनों प्रतिनिधि खासतौर पे यूक्रेन में, उसी बीच ये खबर आ रही है कि यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट ने एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है 1.2 बिलियन का, खासतौर पे जो F-16 पर सवाल खड़े हो रहे थे उसको सक्षम किए जाने के लिए। और ये एयर टू एयर मीडियम रेंज की जो मिसाइल्स हैं उसका ऑर्डर किया गया है, जिसमें से आधा अमेरिका खुद अपने लिए इस्तेमाल करेगा और आधा यूक्रेन भेजेगा। तो निश्चित तौर पर अब अमेरिका ना सिर्फ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के इस्तेमाल के लिए लगातार हरी झंडे देने की बात की जा रही है, बल्कि लगातार यूक्रेन को और कैसे सशक्त किया जा सकता है और कैसे उसको पावर किया जा सकता है और कैसे F-16 को लगातार और मिसाइलें दी जा सकती हैं, इसको लेकर भी विचार कर रहा है। और उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया है डिफेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें F-16 के लिए मीडियम रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स का ऑर्डर जारी किया गया है। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए इस बीच एक अहम खबर सामने आ रही है। ब्रिटेन अमेरिका ने यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। यूक्रेन को ब्रिटेन देगा $781 मिलियन, यानी हर तरह से मदद की तैयारी है। अमेरिका भी देगा $700 मिलियन का पैकेज। दोनों देशों के विदेश मंत्री एक साथ पहुंचे हैं कीव और इस प्रतिबद्धता का इजहार किया गया है कि इस मुश्किल घड़ी में यूक्रेन के साथ है ब्रिटेन भी और अमेरिका भी।
लेकिन नुकसान तो यूक्रेन का हो रहा है। यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर जिस तरह से दागी जा रही है रशिया के ऊपर, उसका अंजाम आने वाले वक्त में होगा क्या? डीके पांडे साहब, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मदद तो दी जा रही है हर तरह से, हथियारों से भी, पैसे से भी, आर्थिक पैकेज के तौर पर भी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रणाली है कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट, यानी कि इतना बढ़ा दो चीज़ों को सामरिक दृष्टि से, दूसरा मजबूर हो जाए सरेंडर करने के लिए। और ये चाहते नाटो और अमेरिका यही चाहते हैं कि किस प्रकार से यूक्रेन को इतना हम वो सपोर्ट कर दें ताकि रशिया मजबूर हो जाए सरेंडर करने के लिए। देखिए 2.5 साल से ऊपर होने जा रहे हैं इस युद्ध को, और अगर रशिया इन सब से डरता तो बहुत पहले युद्ध समाप्त हो गया होता। जहाँ तक बात है कि अभी थोड़े दिन पहले रैमस्टीन में जो 50 देशों की परंपरागत मीटिंग हुई, जिसमें तय किया गया कि कीव जो है यूक्रेन काफ़ी जो है डिमोरलाइज हो रहा है और काफ़ी दुखी थे उसमें जेलेंस्की उस मीटिंग में। उसके बाद जब उनके मोराल को हाई करने के लिए ये दौरा हुआ, जहाँ पर कि दोनों फॉरेन सेक्रेटरी और उनके समकक्ष यूके से गए, मिस्टर लेमी और ब्लिंकन, और वहाँ पर ये जो है लगभग 1.5 बिलियन का कंबाइंड जो है उन्होंने ये दिया है। बोला गया है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए एड दी जा रही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये एड कब आएगी, क्या होगा, वो सब जो है बात की बातें हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जो एक लंबी डीप पेनिट्रेशन के लिए यूक्रेन की रिक्वायरमेंट थी, जो चर्चा की जा रही थी, जेलेंस्की बहुत बार बार कह रहे थे कि हमें छूट दी जाए, लेकिन उसके बारे में एक और जब बात कही गई कि रशिया ने कहा कि अगर आपने ये छूट दी तो हम जो है नाटो कंट्रीज पर जो ये मुहैया करा रहे हैं हथियार, उन पर अटैक करेंगे। तो इसको बढ़ते हुए देखने, इस चीज सारे मामले को बढ़ता हुआ देखकर, सीमा से बाहर जाता हुआ देखकर ये निर्णय लिया गया कि अभी नहीं दी जाएगी, और हम ये एक जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है जारी रखेंगे कि जल्दी दे दी जाएगी, और बहुत जल्दी हम और भी साजो सामान दे रहे हैं और ये एड दे रहे हैं। लेकिन लबल वो अब ये है कि कर्स्क में यूक्रेनियन अब पीछे हट रहे हैं, और तीन डोनबास में क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण जो हैं वो वापस कब्जा कर लिया गया है। और रशिया के रक्षा मंत्री जो हम वहां गए, जापार्ड फोर्सेस ग्रुप को, जिन्होंने की बाल्टिक में उनकी ड्रिलिंग स्टेशन को जो कब्जा करने का प्रयास किया गया 30 यूक्रेनियन फौज के द्वारा, उनको धराशायी किया, उनको शाबाशी दी। तो कहा जा सकता है कि इस समय रशियन सेनाओं का जो मनोबल बहुत हाई है। अब एक और तस्वीर दिखा देती हूँ सर इसी के तहत, क्योंकि अब रूस ने समंदर में बड़ा युद्धाभ्यास भी किया है और रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम को यहां पर टेस्ट किया है। खबर आई है ओशन 2024 के युद्धाभ्यास को लेकर, और इसी युद्धाभ्यास में किए गए टेस्ट के बारे में भी फिलहाल खबर सामने आ रही है, क्योंकि रूस ने ये एयर डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है। तो समंदर में रूस के इस बड़े युद्धाभ्यास की ये तस्वीर देखिए। Учебная тревога объявлена с целью повышения боеготовности при выполнении артиллерийской стрельбы АЭС-60. तो देखिए ओशन 2024 में किस तरह से बड़ी वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है, ये हमने आपको दिखाया। और यूक्रेन को बहुत बड़ी मदद मिलने जा रही है। युद्ध में इससे नया मोड़ आ सकता है क्या? अमेरिका का ऐलान क्या है ये देखिए। $700 मिलियन की मदद की जा रही है। कहां कहां इसका इस्तेमाल होगा? कहा तो यही जा रहा है कि मानवीय सहायता के लिए इसका इस्तेमाल होगा, विस्थापितों की मदद की जाएगी। $290 मिलियन की रकम जो है वो दी जा रही है। ऊर्जा ढांचे की मरम्मत की बात कही गई है। $102 मिलियन जो है वो खर्च किए जाएंगे बारूदी सुरंगों के लिए। ब्रिटेन का ऐलान क्या है? $781 मिलियन की मदद ब्रिटेन से मिलने जा रही है यूक्रेन को। यह बहुत बड़ी मदद है और इससे जुड़ी अहम जानकारियां हमने आपके सामने रखी। निनाद सेठ हमारे साथ मौजूद है। निनाद, कुल मिलाकर मंशा क्या नजर आती है ब्रिटेन और अमेरिका की? क्या कहीं ना कहीं जेलेंस्की को, यूक्रेन को और ज्यादा उकसाने की कोशिश इसे न माना जाए कि हर हाल में युद्ध जारी रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए? देखिए, वॉर इज कमिंग होम, युद्ध अब घर आ रहा है। रशिया में मॉस्को और मुर्मस्क पे अगर अटैक होता है ड्रोन से या मिसाइल से, तो वो वॉर को घर ला रहा है। अब पुतिन को अपने आप को एक्सप्लेन करने में मुश्किल पड़ सकती है। तो इस संदर्भ में तीन चीजें हैं। पहली बात, कुर्स्क में अब मेरे को लगता है कि राउंड अप ऑपरेशन शुरू कर रही है रशिया, और वहां उनको काफी फायदा हो रहा है।
दूसरा, अगर आप रशियन बॉर्डर के अंदर अलाउ करते हैं F-16 और स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल, तो आप 2 चीजें कर सकते हैं। पहला, आप ईरान की जो मिसाइलें आने वाली हैं उनको रोकने का एक मैसेज कर सकते हैं कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। दूसरा, आप एक खतरा ले रहे हैं कि रूस जो बार बार रेड लाइन ड्रॉ कर रहा है, रूस के फॉरेन मिनिस्टर लेवरोव ने कहा था कि हम अटैक कर देंगे जो भी कंट्री हमारे अंदर अलाउ करेगी करने का, उसको आप टेस्ट कर रहे हैं, जो बड़ा खतरा है। और तीसरा, मुझको लगता है कि 2.5 साल वक्त का जो दायरा है वो अब रशिया के फेवर में पलड़ा भारी कर रहा है। उसको बंद करने के लिए, उसको वो जो गैप है उसको कम करने के लिए एक तरह से इन मिसाइल्स और इन फाइटर एयरक्राफ्ट से क्वालिटी ओवर क्वांटिटी की कोशिश अमेरिका और यूके कर रहे हैं। मुझको लगता नहीं कि ये इतनी आसानी से सक्सीड होगा। अब लेकिन सुमित, एक छोटा सा सवाल आपसे चाहूंगी, यहां तो जिस मानवीय मदद के तौर पर ये सारा सहयोग मिल रहा है, क्या यूक्रेन कहीं ना कहीं अभी भी कब्जे वाले इलाके को रीएस्टैब्लिश करने के लिए भी, रीएस्टैब्लिश करने के नाम पर मदद मांगने लग गया है क्या? देखिए, बिल्कुल एक बात तो है कि यूक्रेन ने ये जाहिर कर दिया, ये साबित कर दिया है कि अगर उसको ये मानवीय मदद या फिर हथियारों की मदद जो लगातार मांग रहा है, अगर मिलती रही तो निश्चित तौर पर वो कुर्स्क में जो उसके ऑफेंसिव ऑपरेशन उसने चलाए थे उनको होल्ड अप कर सकता है, वहां बैठ सकता है। लेकिन अब नाटो देशों के ऊपर, खासतौर पर अमेरिका पर यह प्रेशर है कि अगर वो ये मदद दे भी देता है तो निश्चित तौर पर अब रूस कहीं ना कहीं बड़ा कदम उठाने के लिए तैयारियां कर रहा है। और ये ना सिर्फ बेलारूस में दिख रहा है, बल्कि ये भी दिख रहा है कि अगर ये रसद दी गई, ये सामान दिया गया, तो नाटो के कई देश, इसमें पोलैंड है, लताविया है, लिथुआनिया है, ये सारे देश जो है वो रूस के कहीं ना कहीं सीधे अटैक की जद में आ जाएंगे। और यही वजह है कि एक डर भी है नाटो देशों में कि कहीं ये अगर साजो सामान इसी तरीके से आगे देते रहे तो निश्चित तौर पर रूस एक कदम इस जंग में आगे ना बढ़ जाए और फिर सीधे तौर पर यूरोप और नाटो देशों के अंदर ये जंग का दायरा ना बढ़ जाए। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच यूक्रेनी सेना के विध्वंसक हमले की खबर भी सामने आ रही है। रूसी ठिकानों पर भारी गोलीबारी की खबर है। कुछ अहम तस्वीरें TV9 भारतवर्ष अब आपको दिखाने जा रहा है। दरअसल यूक्रेन की तरफ से भी जवाबी हमलों का दौर लगातार जारी है। यूक्रेनी सेना का विध्वंसक हमला हुआ है। रूस के कई ठिकानों को भारी गोलीबारी के जरिए बनाया गया निशाना। इस बीच खबर कुर्स्क क्षेत्र में भी यूक्रेन के हमले को लेकर है, जहां मोटार टीम ने दुश्मन पर गोले बरसाए हैं। तो कुर्स्क में जिस तरीके से फिलहाल ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है, ये यूक्रेन की तरफ से किए गए एक और हमले की तस्वीर सामने आई है। और ये देखिए तस्वीर, जहां मोटार टीम ने दुश्मन पर गोले बरसाए हैं। हालांकि कुर्स्क में लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, दावे रूस की तरफ से भी साफ तौर पर कर दिए गए कि इस इलाके से बहुत हद तक यूक्रेन को खदेड़ने में रूस कामयाब भी रहा। लेकिन अब तस्वीरें जारी की गई हैं जहां कुर्स्क में यूक्रेन फिलहाल किस तरीके से हमले को अंजाम दे रहा है, और दावा यह किया जा रहा है कि यहां पर मोटार टीम की तरफ से गोले बरसाए गए हैं। और वहीं यूक्रेन में F-16 फाइटर जेट के क्रैश होने पर अमेरिका चिंतित है। अमेरिका ने F-16 के लिए मिसाइल बनाने का ऑर्डर दिया है। $1.2 बिलियन का मिसाइल बनने का ऑर्डर मिला है। मिसाइलों में आधी अमेरिका और आधी यूक्रेन इस्तेमाल करेगा। कुल मिलाकर जो अहम डिटेल सामने आ रही हैं अमेरिका के रुख को लेकर, F-16 के क्रैश होने की खबर के सामने आने के बाद, सुमित, ये अपने आप में क्या बता रही है? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि F-16 पर सवाल खड़े होते हैं तो अमेरिका हर उस बात को आप कह सकते हैं कि छुपाने की या फिर उसको मजबूत करने की कोशिश करता है। आपको अभिनंदन वाला एपिसोड याद होगा, जब भारत में MiG-21 ने F-16 को मार गया, तब भी अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि नहीं F-16 नहीं है, ये दूसरा विमान। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से अब खास तौर पर यूक्रेन के अंदर F-16 पर सवाल खड़े हो रहे हैं, निश्चित तौर पर अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ना सिर्फ उसके अंदर जो उसके मिसाइल है उसकी असेंबलिंग इस तरीके से की जाए कि वो रूस के Su-30 या दूसरे विमानों को टारगेट कर सके, बल्कि एक अपर एज ले सके, खासतौर पर रूस की एयरफोर्स के सामने। और यही वजह है कि 1.2 बिलियन का ये ऑर्डर दिया गया है। और इसमें मीडियम रेंज की A-2A मिसाइलों के लिए कहा गया है, जिसमें आधा अमेरिका इस्तेमाल करेगा और आधा यूक्रेन को दिया जाएगा। हालांकि इस बीच एक और सुमित खबर है, कुर्स्क में रूसी सेना जिस तरीके से आगे बढ़ रही है उसको लेकर फिलहाल एक खबर सामने आ रही है, जहां यूक्रेनी सेना को पीछे कर रहे पुतिन के सैनिक और कोरोनेवो स्नागोस लाइन से इन्हें पीछे किया गया है। यूक्रेनी सैनिक 3 से 4 किलोमीटर पीछे गए हैं। तो लगातार जिस तरीके से फिलहाल कुर्स्क में ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एक और खबर और दावा ये कि यहां बहुत हद तक रूस की सेना आगे बढ़ गई है और यूक्रेनी सेना को पीछे खदेड़ने में कामयाब रही है।
और देखिए, युद्ध में सामने आए यूक्रेनी और रूसी सैनिक युद्ध क्षेत्र से निकलने के दौरान की ये घटना है। ये तस्वीरें आप देखिए, आमने सामने आ गए रूस और यूक्रेन के सैनिक। शहरी इलाके में जारी है विध्वंसक लड़ाई। ये तस्वीरें ये भी बता रही हैं बाल बाल बची यूक्रेनी सैनिक की जान। और पश्चिमी प्रतिबंधों पर पुतिन का जवाब। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूरेनियम के निर्यात को प्रतिबंध करने का प्लान, और अब टाइटेनियम निकल निर्यात को भी रूस रोक सकता है। पिछले साल यूएस के परमाणु रिएक्टर्स को आपूर्ति किए गए यूरेनियम में रूस की हिस्सेदारी 27% थी, लेकिन अब जिस तरीके से खबर सामने आ रही है उस लिहाज से निनाद, ये फैसला आखिर समझाइए कि आखिर पुतिन का पश्चिमी प्रतिबंधों पर ये किस तरीके का एक्शन है। देखिए, जब सोवियत यूनियन खत्म हुआ था तो अमेरिका और नए रशिया के बीच में एक ट्रीटी हुई थी कि सोवियत यूनियन के जो पुराने न्यूक्लियर प्लांट्स है उसका जो यूरेनियम है उसको रिसाइकल करने की अनुमति अमेरिका को मिलेगी। वो अब वॉक बैक कर रहे हैं पुतिन उससे। इसके 3 चीजें हो सकती हैं। पहली बात कि रशिया का जो निकल और यूरेनियम का एक्सपोर्ट है वो कई स्पेसिफिक वॉर एफर्ट्स के भी में ड्यूअल यूज होता है, पीसफुल में भी यूज होता है और वॉर में भी यूज होता है, तो वो इम्पैक्ट करेगा अमेरिका की डिफेंस प्लानिंग को। दूसरा, यूरेनियम के सिवाय जो रशिया के पास और भी चीजें हैं, शायद उनके ऊपर भी वो कुछ प्रतिबंध लगाए। जैसे पूरी दुनिया में वो वीट सप्लाई करते हैं, पूरी दुनिया में वो फर्टिलाइजर सप्लाई करते हैं। तो मेरे को लगता है ये पहला ओपनिंग गैम्बिट खेला है मॉस्को ने, और कि हमारे पास भी कई चीजें हैं जो हम काउंटर कर सकते हैं, इकोनॉमिक प्रतिबंध कर सकते हैं। पर वो ज्यादा चलेगा इसीलिए नहीं कि रशिया की जो इकोनॉमिक साइज है, रशिया की जो इकोनॉमी की साइज है वो बहुत बड़ी नहीं है। उनके पास कुछ जरूरी चीजें हैं पर उसके सिवाय उनकी इकोनॉमिक हेल्थ इतनी बड़ी नहीं है। तो मेरे को लगता नहीं कि ये कोई पूरी दुनिया को बदलने वाला मूव होने वाला है। ये एक तरह से डिफेंसिव मूव है मॉस्को की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल निनाद जी, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के भयानक होने के आसार बढ़ते जा रहे हैं। ईरान ने रूस को दी है फैथ 360 मिसाइल। यूक्रेन के खिलाफ रूस कर सकता है इसका इस्तेमाल। फैथ 360 मिलने से अमेरिका तक टेंशन देखी जा रही है। तो ईरान का एक बड़ा रोल अब सामने आ रहा है। ईरान ने रूस को दी है फैथ 360 मिसाइल। यूक्रेन के खिलाफ रूस इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। तो यह अहम जानकारी सामने आई है। फैथ 360 मिलने से यूक्रेन तो यूक्रेन, अमेरिका तक टेंशन सीधे तौर पर नजर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के और ज्यादा भयावह होने के आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसके पीछे एक बड़ी वजह ईरान के रोल को भी माना जा रहा है। ईरान रूस के साथ नजर आ रहा है और ईरान की तरफ से कई खतरनाक हथियार अब रूस को दिए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका और यूक्रेन की टेंशन बढ़ गई। तो देखिए, जिस घातक मिसाइल का जिक्र हो रहा है वो है क्या और इसकी ताकत क्या है, इसके बारे में आपको बता दें। फैथ 360 वजन है इसका 787 किलोग्राम का, स्पीड मैक 3, वॉरहेड 150 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में यह सक्षम है। शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, सैटेलाइट गाइडेड मिसाइल है। ट्रक पर लगे सिस्टम से इसे लॉन्च किया जा सकता है, यानी लॉन्च करना बेहद आसान है। सटीक निशाना लगाने में यह पूरी तरह से सक्षम है। सैन्य ठिकानों को तबाह करने की यह ताकत रखती है। IRGC और रूस के पास ये मिसाइल मौजूद है, और ये मिसाइलें यूक्रेन के लिए इस वक्त बड़ी टेंशन का सबब बनी हुई हैं। हालांकि अब फैथ 360 पर पेंटागन का जो बयान सामने आया है ये भी जान लीजिए, क्योंकि ईरान ने रूस को फैथ 360 मिसाइलें दी हैं और रूस इनका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में करेगा। हालांकि ये जानिए कि युद्ध में और अधिक यूक्रेनी मारे जाएंगे, और फैथ 360 की मारक क्षमता जो कि 120 किलोमीटर है। रूसी सैनिकों ने ईरान में इसका प्रशिक्षण लिया है। इसी को लेकर समीर आज ये खबर सामने आई कि ईरान जिस तरीके से आज रशिया की मदद कर रहा है, सवाल अमेरिका से किया गया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को लेकर ही, क्या ये अभी भी मदद की अनुमति अमेरिका से मिलेगी या नहीं। बिल्कुल, और रूस भी अपने सहयोगियों की मदद लेता हुआ सीधे तौर पर नजर आ रहा है। रूस और चीन मिलकर वॉर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान से भी फुल सपोर्ट हासिल हो रहा है रूस को, यह साफ नजर आ रहा है। फैथ 360 से अमेरिका तक टेंशन है। रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों की खेप मिल चुकी है, और रूस इसका इस्तेमाल युद्ध में यूक्रेनियों के खिलाफ करेगा, यह भी तय मानिए।
एंटनी ब्लिंकन विदेश मंत्री खुद इस बात का जिक्र कर रहे हैं। उनकी तरफ से ये जो बयान सामने आया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी, किस तरह से आप देखते हैं खास करके ईरान के इन्वॉल्वमेंट को? और ये एक तिकड़ी हमें नजर आ रही है जिसमें रूस है, चीन है और ईरान भी है। समीर, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है, लेकिन ये बिल्कुल शुरू से मालूम है कि ईरान रूस के साथ है, चीन रूस के साथ है और नॉर्थ कोरिया भी रूस के साथ है। ये मिलिट्री एक तरह का अलायंस कह लीजिए जो अभी इस युद्ध में चल रहा है। ये चारों कंट्रीज एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगर इस युद्ध को ख़त्म करना है तो अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने डीएस्केलेट करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं उससे कोई भी ऐसा कदम अमेरिका ने या यूके ने या नेटो फोर्सेस ने नहीं उठाया जिससे कि डीएस्केलेट हो। मुझे लगता है कि अभी जनरल असेंबली, यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग है, तो ये सब प्रेशर डालने के लिए इस समय वो लोग वहाँ गए हैं और ये इतनी एड का और इन्होंने ऐलान किया है, लेकिन एड में नहीं समझता कि पिछले 4-5 महीने, अगले 4-5 महीने से पहले मिल पाएगी। आप ये कह रहे हैं चतुर्वेदी सर कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है। पांडे सर, अगर अमेरिका टाइम बाय करने की कोशिश कर रहा है तो ये जो बयान सामने आ रहे हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिमांड को पूरा करना, उसके इस्तेमाल की इजाजत देना, क्या ये महज सिर्फ एक प्रोजेक्शन है? देखिए, प्रोजेक्शन का हिस्सा माध्यम जरूर है, क्योंकि मनोबल जो गिरा हुआ है उसको उठाना है, ये मुख्य उद्देश्य है। साथ में जो चुनाव आ रहे हैं उसमें दोनों बातें हैं उनके। वो चाहते हैं कि चुनाव में उनकी इमेज आए कि वो शांति के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी चाहते हैं कि बताना कि भाई हम हारे नहीं हैं, क्योंकि सबको पता है कि यूक्रेन जो युद्ध लड़ रहा है वो यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, कुछ उनके पीछे की जो शक्तियां वो लड़ रही हैं। मजेदार चीज़ें ये है कि सारा साजो सामान दिया जा रहा है, उसके बाद भी रिजल्ट वो नहीं आ पा रहे हैं जिसका कि अनुमान नाटो कंट्रीज ने लगाया था। तो अब ये देखा जा रहा है कि ये हम कैसे बढ़ाएं बात को। और साथ में जब ये कहा जाता है कि नतीजा नहीं आ रहा फेवरेबल, इसका मतलब जो सहायता दी गई वो बेकार थी, वो जो है इलॉजिकल थी और मेरिट्स पर नहीं थी। तो बहुत सारे समीकरण जो हैं वो उलझते जा रहे हैं और उसके साथ में अमेरिका और बाकी जो देश सपोर्ट कर रहे हैं उनकी इमेज पर भी एक धब्बा लग रहा है। देखना यह है कि शांति की बात करने वाले किस प्रकार शांति की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया। जेलेंस्की ने बोला है कि भारत जो है रूस का बहुत मित्र है और रूस जो है सम्मान करता भारत, तो भारत को चाहिए कि वो शांति की पहल करे। भारत ने हमेशा पहल करने की कोशिश की, लेकिन ताली दो हाथ से बजती है। दोनों देशों को एक साथ आगे आना होगा और शांति किस प्रकार से हासिल की जाए उसके लिए बात करनी होगी। कहा जाता है कि संवाद से सभी जो है समाधान पाए जा सकते हैं, लेकिन संवाद जो है दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। अमेरिका को ये सोचना चाहिए कि किस प्रकार से उस दिशा में आगे बढ़ें और शांति की तरफ कदम उठाया जा सके, ताकि जो यूक्रेन अब सोचिए 2.5 साल में लगभग समाप्त हो गया है, क्या नक्शे पर बचा है वो और जमीन पर क्या हकीकत है पता है। किस प्रकार से वहाँ पर वहाँ के जो लीडर्स हैं, लीडरशिप है, वो उनके पर कितना ब्लेम किया गया, कितना जो है वहाँ पर मिस हैंडलिंग हो रही है फंड्स की, और साथ में कितने लोग मारे गए। अभी CNN ने जो डेटा दिया उसके बाद निश्चित रूप से यूक्रेन के लोगों पर उसका कुप्रभाव पड़ा होगा कि इतने लोग मारे गए और हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो लबो अब ये है कि अगर हम शांति की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो जो हो रहा है उसमें मानवता जो है और जो है समाप्त होती जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और भारत की तरफ से जो कोशिशें की जा रही हैं वो तभी रंग लाएंगी जब रूस और यूक्रेन इसके बारे में गंभीरता से विचार करें और इसे लेकर कदम उठाए जाएं। वो तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। वहीं कुर्स्क में रूस का बड़ा सैन्य अभियान चल रहा है। कुर्स्क के 5 इलाके यूक्रेनी सेना से मुक्त करा लिए हैं रूस ने। तो ये एक अहम डेवलपमेंट हुआ है कुर्स्क में। यहाँ के 5 इलाके जो पहले यूक्रेन की सेना के कब्जे में थे वो अब रूसी सेना ने मुक्त करा लिए हैं। तो कुर्स्क में अब आप कह सकते हैं कि रूस की सेना लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है। और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जेलेंस्की का बयान आया है, अमेरिका पर निर्भर है यूक्रेन की जीत। तो जेलेंस्की की तरफ से न सिर्फ जिस तरीके से लॉन्ग रेंज मिसाइल की डिमांड को लेकर आज हमने खबर बताई है, वहीं जानिए किस तरीके से अब जेलेंस्की का एक बार फिर से ये बयान सामने आया है। और फिलहाल वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका पर ही निर्भर करती है यूक्रेन की जीत। तो देखिए, अमेरिकी दौरे पर जाएंगे जेलेंस्की, वॉशिंगटन में मिलेंगे जो बाइडेन और जेलेंस्की। 2 दिनों में हो सकती है दोनों नेताओं की मुलाकात। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है वॉशिंगटन में बाइडेन और जेलेंस्की की मुलाकात को लेकर। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सुमित,
इस मुलाकात में क्या हो सकता है, क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं। कई बड़े फैसले लिए गए हैं। लॉन्ग रेंज वेपन के इस्तेमाल को लेकर हरी झंडी भी मिलती नजर आ रही है। और अब ये मुलाकात, लेकिन निश्चित तौर पर यह मुलाकात बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल, और अभी आप देखें लगातार ना सिर्फ अमेरिका जो है वो सशक्त करने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन को, बल्कि कहा जा रहा है कि अब अपना फोकस भी अब वो मिडल ईस्ट से निकालकर अब वो फोकस कर रहा है कि ब्लैक सी में या फिर पैसिफिक ओशंस की तरफ करे, जहां पर लगातार रशिया जो है वो चीन के साथ मिलकर बड़ी एक्सरसाइजेस कर रहा है। तो एक तरीके से आप कह रहे हैं कि फोकस अब अमेरिका चेंज करा, और ये ज़्यादा डर की बात है। उनको लगता है कि अगर रशिया और चीन आपस में मिल गए, लगातार रशिया जिस तरीके से अलायंस पर आ रहा है वो अमेरिका के लिए एक बड़ा चुनौती साबित हो सकती है, और यही वजह से अब स्ट्रैटेजीज में बदलाव किया जा रहा है। बिल्कुल। और इस बीच एक और बयान, हालांकि इस बयान के बाद पांडे सर सवाल आपसे लूंगी। इस बीच खबर है रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के बयान को लेकर वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं युद्ध में यूक्रेन जीते, यूएस यूक्रेन की जीत के लिए प्रतिबद्ध है। सवाल पांडे सर उस लिहाज से कि अगर आप यूक्रेन की जीत के लिए प्रतिबद्ध हैं तो उसकी इतने टाइम की डिमांड को अभी तक आप पूरा क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि आपको भी डर है कि अप्रोप्रिएटली इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ज़ेलेंस्की? देखिए, F-16 देने के बाद क्या हुआ हमें सबको पता है, हमने देखा। और F-16 का वो इस्तेमाल नहीं किया जा पा रहा है जो कि वो ज़ेलेंस्की चाहते थे, क्योंकि देखिए आप ट्रेनिंग तो कर सकते हैं पायलट्स की, लेकिन वो एक्सपीरियंस कहाँ से लाएंगे? वो कॉम्बैट एक्सपीरियंस जो होता है, एयर एक्सपीरियंस जो होता है, वो वर्षों के बाद आता है। और आपने सोचा कि 6 महीने में 1 साल के अंदर अगर जहाज उड़ा लिया तो आपको एक्सपर्ट हो गए। तो पहली बात तो ये है कि जो हमारी अप्रोच है वो जो है प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी बात, हमने इतना सारा जो साजो सामान दिया, लेकिन क्या हमने ये पता करने की कोशिश की कि क्या उसका इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, इतने लोग इसमें जो हताहत हो चुके हैं दोनों तरफ से, और क्या अभी भी हम चाहते हैं कि ये क्रम चलता रहे? ये टेस्ट बेड भी साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कई मिसाइलों का प्रयोग किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो डीपर पेनिट्रेशन की बात कही जा रही है ज़ेलेंस्की की तरफ से, वो चाहते हैं कि स्टॉर्म जो शैडो मिसाइल के साथ साथ जो आर्मी की टैक्टिकल मिसाइल है उसकी अनुमति भी दी जाए। तो कई सारे दांव पेच हैं, लेकिन अगर अनुमति देती जाती है, जैसे कि बार बार कहा जा रहा है कि वो एस्केलेशन की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। हालांकि अमेरिका कह रहा है कि ईरान जिस प्रकार से हेल्प कर रहा है रशिया की, हमें भी जो है अनुमति दे देनी चाहिए। एक माहौल सा बनाया जा रहा है, लेकिन मेरा अनुमान से ये अनुमति यूक्रेन को नहीं मिलेगी। ठीक है, ये आपको लगता है कि अनुमति नहीं मिलेगी यूक्रेन को, लेकिन देखिए रूस भी किस तरह से अपनी ताकत में कर रहा है इजाफा। इससे जुड़ी एक अहम खबर है नॉर्थ कोरिया का इन्वॉल्वमेंट। नॉर्थ कोरिया ने रूस को दी है घातक मिसाइलें। मॉस्को भेजी गई हवासोंग 11 की नई खेप। यूक्रेन युद्ध में तबाही मचा सकता है रूस। 430 मील हवासोंग 11 की मारक क्षमता है। और अब उसी की तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हवासोंग 11 की मारक क्षमता 430 मील तक है, और यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के इस इन्वॉल्वमेंट के बाद, इस मदद के बाद, यह माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में बड़ी तबाही मचा सकता है। तो अभी हम बात कर रहे थे तिकड़ी की, निनाद जी, और ये चौकड़ी में बदलती हुई नजर आ रही है। अगर हम रूस, चीन, ईरान की इस तिकड़ी में नॉर्थ कोरिया को भी शामिल कर लें, नॉर्थ कोरिया की इन्वॉल्वमेंट इस युद्ध को कहां ले जा सकती है? देखिए, नॉर्थ कोरिया मेरे को लगता नहीं कि इतनी जल्दी मिसाइल देगा। मुझको लगता है कि और रशिया को भी आप ये ना भूलिए कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा मिसाइल प्रोड्यूसर रशिया ही है। व्हाट रशिया नीड्स मोर मिसाइल्स नहीं है, उनको एम्यूनिशन चाहिए, उनको साजो सामान चाहिए, उनको स्पेयर पार्ट्स चाहिए। मेरे को लगता है कि ये जो चौकड़ी है वो बिल्कुल बैठ रही है लड़ाई करने के लिए। बहुत कि ये लड़ाई अभी आगे जाएगी, शांति प्रस्ताव वगैरह सुने जाएंगे पर उनको सीरियसली लिया नहीं जाएगा, क्योंकि इस वक्त दोनों के पास एक मौका है कि इस लड़ाई में एक डिसिसिव मैन्यूअल, जिसे क्लॉज़विट्ज़ कहते थे जो वॉर के एक्सपर्ट हैं, वो करें। क्या ये डिसिसिव मैन्यूअल एयर से आएगा, मिसाइल से आएगा, या अच्छी टेक्नोलॉजी जो यूक्रेन के पास है उससे आएगा, या बूट्स ऑन द ग्राउंड जो रशिया के पास है, और जो रशिया के पास एक और फायदा कि आर्मी का जो पहुंच है उससे आएगा, ये देखना होगा। तो अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते, मेरे ख्याल से 3 महीने रूस और यूक्रेन के इस 2.5 साल पुराने वॉर में डिसीजन लाने के कगार पे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अब यहाँ से वॉर की इंटेंसिटी काफी बढ़ेगी। लेकिन सवाल यही है ना कि अब अगर ज़ेलेंस्की अमेरिका में टेबल पर सामने बैठेंगे तो कहेंगे क्या? पहले कुर्स्क के ऑपरेशन के दौरान तो खबर आ रही थी विक्ट्री प्लान लेकर अमेरिका जाएंगे, आज एक बार फिर से अपनी डिमांड लेकर वो जाने को तैयार है, क्योंकि हकीकत कुछ और है कुर्स्क में ऑपरेशन के बाद। देखिए, अमेरिका जाना बहुत महत्वपूर्ण है,
वो इस वक्त अगर अमेरिका जा रहे हैं तो वो एक तरह से परमिशन लेने जा रहे हैं। देखिए, इनको अपने मास्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका एट द एंड ऑफ द डे यूक्रेन का मास्टर है। 3 परमिशन मेरे को लगता है होगी। एक तो जैसे आज हमने डिस्कस किया कि क्या लंबी मार की दूरी वाले F-16 और मिसाइल वो रशिया में यूज कर सकते हैं। दूसरा, क्या वो एक और कहीं और काउंटर ऑफेंसिव कर सकते हैं। और तीसरा, एक हड़बड़ाहट भी हो सकती है कि हमारे को बचाओ, हमारे लोग एनसर्कल हो रहे हैं और कुछ ड्रामेटिक करने की इजाजत दो। तो जो बात आपने कही है वो इसी बात का संकेत है समीर, जहां उन्होंने कह दिया कि हमारी जीत अमेरिका पर निर्भर करती है। बिल्कुल, और ये तो साफ साफ नजर आता ही है। वहीं रूसी नौसेना की नॉर्दर्न और बाल्टिक फ्लीट भी एक्टिव हो गई है। ये खबर सामने आ रही है। 30 से ज्यादा बैटल शिप वॉर ड्रिल का हिस्सा है। कैलिबर ऑनिक्स मिसाइल दाग कर दिखाई गई है कैसे ताकत। ये देखिए तस्वीरें। 800 किलोमीटर तक हमले में सक्षम मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें कैलिबर और ऑनिक्स मिसाइलें भी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, रूस और चीन मिलकर कैसे नाटो को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ओशियन 2024 में रूस के साथ चीनी सेना भी अपनी ताकत दिखा रही है। दोनों मिलकर ज्वाइंट ड्रिल कर रहे हैं। चीन के 4 नेवल शिप, 15 सैन्य विमान इसमें शामिल हैं। नाटो बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक रूस और चीन का ये युद्धाभ्यास बड़ा मैसेज है। ऑनिक्स, कैलिबर, ग्रेनेड मिसाइलें यहां से लॉन्च करके एक तरह से रूस को चेतावनी दी गई है। एक साथ कई मोर्चों पर युद्ध की तैयारी के रूस संकेत दे रहा है। रूस और चीन मिलकर नाटो को दे रहे हैं चुनौती। इस इतनी बड़ी वॉर एक्सरसाइज में सुमित कई मैसेज हैं नाटो के लिए। रूस और चीन आने वाले वक्त में क्या कर सकते हैं, यह बताने की एक कोशिश नजर आती है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि रूस और अगर चीन एक साथ मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं और इससे अमेरिका दहशत में डरा हुआ है, तो निश्चित तौर पे एक मैसेज है। लेकिन आप मानिए कि चीन को एक सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं कि माइनस पॉइंट है कि चीन को रियल वॉर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी आज तक, इसीलिए। और वहीं रूस ने कई जंगें लड़ी हैं। रूस न्यूक्लियर सबमरीन से लेकर फाइटर एयरक्राफ्ट से लेकर हर चीज अपने देश में बनाता है। उसके बाद टेक्नोलॉजी है, उसके बाद वेपन्स है और उसको वॉर का एक्सपीरियंस है। निश्चित तौर पर अगर रूस और चीन मिलते हैं तो रूस को जहां पे ना सिर्फ चीन का साथ मिलेगा, उसकी फ्लीट मिलेगी। नेवल पावर के अंदर आज के टाइम में चीन सबसे बड़ा हो रहा है। पैरिटी है खासतौर पे चीन और अमेरिका की। निश्चित तौर पर रूस को वो साथ मिलेगा और चीन को वो वॉर एक्सरसाइजेस का एक्सपीरियंस मिलेगा जो अब तक उसके सैनिकों के पास नहीं है। और आपने कई अलायंस की बात की, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो दूसरे देश हो। लगातार ये वो देश हैं, चाहे वो ईरान हो, जिनके पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो रूस ऐसे देशों को एक बार्टर सिस्टम के तहत ये टेक्नोलॉजी देता है और रूस को मिलेगा वहां से प्रोडक्शन यूनिट, जहां पर लगातार ऐसे हथियार तैयार हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पर रूस ने एक बड़ी अपनी स्ट्रैटेजीज में बदलाव किया, अपने साथ ऐसे देशों को साथ खड़ा किया है जो उसके लिए उसकी ताकत में और इजाफा कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।